नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, गोरखपुर में आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम योगी ने समापन समारोह के मुख्य अतिथि ओम बिरला का स्वागत किया और कहा कि तेजी से बदलता और विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। नया भारत गरीबों को जितना आवाज दे देता है, उतने में नया ऑस्ट्रेलिया बच सकता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी करीबन 3.25 करोड़ है और भारत में बीते कुछ ही सालों में 3 करोड़ गरीबों के आवास बना दिए गए। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि आजादी के बाद पहली बार G20 का नेतृत्व मिलना भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धर्म की नगरी के रूप में यहां सम्मान मिला है। आज खुशी है कि गोरक्ष मंदिर के वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने उसी परंपरा को, उसी आध्यात्मिक धर्म और संस्कारों को कठिन परिश्रम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये धरती जो पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर एक नाथ संप्रदाय से, जिसके गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर नाथ संप्रदाय के उन सभी विचारों के मानने वाले लोगों ने, महंतों ने, योगियों ने भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, धर्म को, मंदिरों को उन मुगल शासकों के आक्रमण से बचाने का काम किया। कि भारतीय मनीषा ने ज्ञान की परंपरा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है। जीवन की व्यवहारिकता ही वास्तविक ज्ञान है और जीवन की इस व्यवहारिकता के मूर्त स्वरूप हैं लोकसभा के हमारे स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में और आज लोकसभा भारत के जनमानस के प्रतिनिधित्व का प्रतीक 135 करोड़ की आबादी जहां अपना प्रतिनिधि चुनकर के भेजती है, देश के उस महत्वपूर्ण सदन के माननीय स्पीकर के रूप में आज आपका मार्गदर्शन देश को, दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति एक नया दृष्टि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और शनिवार की अगर बात की जाए यानी कि आज की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगा था और मौके पर अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश भी दिए। हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, ये बात उन्होंने दोहराई है। जनता दर्शन में बड़ी तादाद में जमीन जायदाद और इलाज के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलाज के लिए पैसों की मांग लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज पैसों के अभाव में रुके ना।
अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनावों के बाद भी सपा और भाजपा के बीच में इन दोनों जो नेता हैं इनके बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक पर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि सुब्रत को पान और मसाला खाना छोड़कर कन्नौज के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अखिलेश के तंज पर पलटवार करते हुए पाठक ने ट्वीट किया कि अच्छा होगा कि अखिलेश यादव वोडका पीना छोड़ दें ताकि उनकी बुद्धि ठीक रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि मुंह में खैनी भरने वाले सुब्रत पाठक को खैनी खाना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंह में पान भरा होने के कारण लोकसभा में कन्नौज के विकास की बात नहीं कर पाते। मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो क्या विकास की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इटावा में सुब्रत की बहुत रिश्तेदारी है, रिश्तेदार भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे। और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद कि पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीज़ें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की तलाश में पुलिस आज सपा के पूर्व सांसद और मंत्री रही सुशीला सरोज के घर पहुंची। कल देर शाम को पुलिस ने सुशीला सरोज के इंदिरा नगर स्थित आवास और चिन्हट के फार्म हाउस के बाहर नोटिस चस्पा किया और कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर संपत्ति कुर्की का नोटिस दिया। सुशीला सरोज का कहना है कि उनके दामाद अनुराग भदौरिया के खिलाफ भाजपा के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो जाहिर तौर पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी। जबकि जब पुलिस उनके घर पहुंची तो उनके साथ और परिजनों के साथ बदसलूकी की गई है, जाति सूचक गालियां दी गई हैं, ये बात वो कह रही हैं। के नेता अनुराग भदौरिया के घर आज एक नोटिस चस्पा किया गया, जिसके बाद उनसे कहा गया है कि वो कोर्ट में पेश हों वरना उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री पर की गई कबड्डी को लेकर इस तरह की कार्रवाई की गई। हमारे साथ सुशीला सरोज जी हैं, सपा की नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। सुशीला जी, क्या आरोप है और किस तरह की कार्रवाई आज की गई है पुलिस की तरफ से? ये कार्रवाई आज की बात नहीं है। एक डिबेट में अनुराग सिंह भदौरिया, सभी दलों के लोग बैठते हैं प्रवक्ता के रूप में, अनुराग सिंह भदौरिया भी थे और कोई बात हुई होगी और उन्होंने कोई टिप्पणी की और ये सभी बोलते रहते हैं। अनुराग भदौरिया ने भी बात की है। 13 तारीख को उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो गई। 13 तारीख को 14 तारीख को पुलिस मेरे घर पर आ गई 3 गाड़ियों में भर करके। 10 लोग गेट पर थे और 2 लोग हमारे घर के अंदर आ गए। हम, हमारी बेटी, उसके 2 बच्चे थे। एक महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर थी और एक पुरुष था और वो चिल्लाना शुरू कर दिए, अनुराग भदौरिया कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि आपने तो पेपर में पढ़ा होगा। मैंने कहा पेपर में पढ़ा है कि अनुराग भदौरिया के ऊपर कोई धार्मिक उन्माद फैलाने का FIR लॉन्च हुआ है, बाकी हमको कोई जानकारी नहीं, मैंने वो बाइट भी नहीं देखी है। तो मैंने कहा कि कोई FIR है आपके पास? 9 बजे रात को मेरे घर में आ गए हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है और जोर जोर से बोलने लगे, जाति सूचक शब्द भी कहने लगे। हमने कहा देखिए 2 बार से मैं सांसद रही हूँ, मिनिस्टर भी रही हूँ, समाजवादी पार्टी की 2 बार से मैं प्रदेश के महिला अध्यक्ष भी रही हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नज़दीकियों में मैं जानी जाती हूँ। मेरे पति IPS अधिकारी रहे हैं, मेरे परिवार में IAS IPSओं से भरा हुआ है, जजेस भी लड़कियां हैं, लेकिन कोई भी अनुराग भदौरिया के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, ना इस तरह की भाषा का प्रयोग आप लोग जैसा कर रहे हैं। वो चले गए मेरे फार्म पर जाकर के। सन 1985 से मैंने अपना फार्म खरीदा था, 1985 से। उस फार्म पर भी रात को गए तलाशी लेने के लिए। ये तो हो गई बात। मैंने FIR लॉन्च नहीं कराया कि जाति सूचक शब्द कहा, मेरा अपमान किया इसलिए कि मेरा FIR लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक समाजवादी पार्टी के खिलाफ, प्रवक्ता के खिलाफ भाजपा के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने लिखाया है। इसका मतलब यह है कि FIR जो हो रहा है वो भाजपा की तरफ से हो रहा है, कोई लेमैन नहीं लिखा रहा है।
तो मैंने कहा मेरा लिखा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। लेकिन कल जो है ढोल तमाशा बजाते हुए माइक पर बोलते हुए हमारे घर पर आए और एक नोटिस चस्पा कर गए। मुझे नहीं मालूम, हमारा नौकर दौड़ा दौड़ा आया, दीदी ये तो पुलिस वाले हैं ऐसे। तो हमने कहा कि शायद कोई कार्रवाई कर रहे होंगे। विश्वास करिए मैं बाहर भी नहीं निकली। लेकिन आज जब मीडिया आकर के पूछने लगी 7 बजे, तब मैं फिर बाहर निकली और फिर जैसा आप पूछ रहे हैं, जब पूछना शुरू किया तो मैंने यही बातें रखी। मैंने कहा कि डिबेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं, जबान फिसल जाती है। अनुराग भदौरिया जी ने तो माफी भी मांग ली है, नहीं माफ किया गया है। क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ? क्या मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा था कि अखिलेश के अब्बा जान? क्या अमित शाह ने गंदे गंदे भाषण नहीं दिए? क्या नुपुर शर्मा ने इतने गलत शब्द बोले थे कि लोग जो हैं उनकी हत्याएं हो गई? क्या शासक टीमें पुलिस की गठित की गई है जो अनुराग भदौरिया के खिलाफ की गई है? एक अमिश देवगन है, एक मीडिया चलाते हैं, चैनल के प्रभारी हैं। उन्होंने अजमेर शरीफ में क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने, और उनको इसलिए माफ कर दिया गया कि उनके वकील ने कहा जमान फिसल गई। तो जब सबके जमान फिसल गए तो अनुराग भदौरिया का जमान फिसल गई है, तो क्यों उनके खिलाफ? चलिए सवाल ये है कि आपके घर पर या आपके फार्म हाउस पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्योंकि अगर अनुराग भदौरिया से उनके घर पे या संपत्ति पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई, तो आप पे क्यों बात आ रही है? इसलिए कि मैं समाजवादी पार्टी की सांसद रही हूँ, फाउंडर मेंबर रही हूँ। मैंने अभी बताया आपको कि 2 बार महिला की प्रदेश की अध्यक्ष भी रही हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नजदीकियों में जाने जाती हूँ। तो जानबूझ करके हमें भी परेशान किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ, ये तो देखिए जब भाजपा का प्रवक्ता लिखाया है तो निश्चित तौर से भाजपा ने लिखाया है, तो समाजवादी पार्टी को परेशान करने के लिए। अब मेरा सवाल ये है भाजपा के लोगों से कि आजम खां जी का नाम तुमने निकाल दिया, वोटर लिस्ट से निकाल दिया, एक तरह से नागरिकता छीनने वाली बात हुई। तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग ही सिर्फ जो हैं अपराधी किस्म के हैं या गुनाहगार लोग हैं? तुम्हारे दल में सब धोए हुए लोग हैं। जब तुम्हारे लोग बोलते हैं तो उनकी जबान नहीं फिसलती है। मैं बता दूं आपको कि मैं गोरखपुर की बेटी हूं, जहां मठ है बाबा जी का, आदित्यनाथ महाराज जी का जहां मठ है, वहां से 14 किलोमीटर की दूरी पर मेरा मायका है। मेरे पिताजी 2 बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, और मैं जानती हूँ गोरखपुर की भाषा क्या है। महाराज जी को भी मालूम है गोरखपुर भाषा क्या है। उच्चारण सही से नहीं लेते हैं लोग। बाबा जी ने कई बार सुना है, माफ भी लोगों को कर दिया है। अभी भी अगर हमको इस बात बोल दें, उच्चारण गलत हो जाएगा तो मेरे खिलाफ भी FIR हो जाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है कि समाजवादी पार्टी में अगर किसी का उच्चारण गलत हो जाए तो तुम FIR लिखा दोगे, उसके घर परिवार के लोगों को परेशान करोगे, इस तरह से कि समाजवादी पार्टी में वो लोग हैं। इस तरह से ये लग रहा है जैसे ये चुनाव हो रहा, मैनपुरी का हो गया, अब तो हम भारी मतों से जीत गए। तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद वाराणसी पहुंचे हुए थे। बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद का भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद विदेश मंत्री काशी में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर रूपरेखा की तैयारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए पहुंचे हैं। विदेश मंत्री काशी तमिल समागम कार्यक्रम में भी शिरकत करते नजर आए। रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही उन्हें बड़ी सौगात मिलेगी। दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की अनूठी पहल देखने को मिल रही है। श्री राम जन्मभूमि पथ से राम जन्मभूमि परिसर तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाया जाएगा। दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए ये सौगात सरकार की तरफ से होगी। सरकार, आपको बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर के पास यात्री सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें 25,000 श्रद्धालु एक साथ रुक सकेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही बब्बर सोनी ने अपनी पूरी टीम के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार किया। जूही बब्बर आज अपनी पूरी टीम के साथ ताजमहल पहुंची हुई थी। उनके साथ में समाजसेवी श्याम भोजवानी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर के बेहद करीबी उपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल का दीदार करके जूही बब्बर काफी उत्साहित नजर आई। उन्होंने मोहब्बत की निशानी ताजमहल को अद्भुत ऐतिहासिक स्मारक बताया। उन्होंने कहा कि एक बार कोई मोहब्बत की निशानी ताज का दीदार कर ले तो वो इस ऐतिहासिक स्मारक को देखने
देखने के लिए बार बार जरूर आएगा। मैं अपना प्ले विथ लव आपकी सैयारा लेकर आगरा आई थी। मैंने कल यानी 9 दिसंबर को सुर सदन में परफॉर्म किया स्पाइसी शुगर्स और अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज के संयोजन से। और मेरे साथी हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं मेरे रवि मिश्रा जी, नेहा मेरी एक्टर हैं, आकाश मथुरा के ही हैं, इन्होंने हमारा बैक स्टेज पूरा संभाला। एंड आज ताज देखने आए थे क्योंकि कुछ साथियों ने नहीं देखा था एंड भैया ने बहुत अच्छे से घुमाया, बहुत अच्छा लगा, हमेशा ही अच्छा लगता है। हाँ, ताज के लिए आप क्या कहेंगे? हम क्या होते हैं ताज के बारे में कहने वाले, बट बहुत खुशी हुई, हर बार आती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सरकार भले ही उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता और कालाबाजारी पर रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रही हो, लेकिन गरीब लाचार किसानों का शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। आपको बता दें कि डीएपी की मारामारी के बाद किसान अब यूरिया के लिए भटक रहा है। एरवा कटरा क्षेत्र में यूरिया की बोरी सरकार ने निर्धारित कीमत 266 रुपए 50 पैसे कर रखी है, लेकिन एरवा कटरा में 350 रुपए में बिक रही है। चारों ओर यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है और किसानों की इसी मजबूरी का फायदा सहकारी समिति के कर्मचारी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 18वीं बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 4 लाख रुपए से बढ़ा करके 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर अनुग्रह राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वन्य जीव की सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, साथ ही जरूरत के अनुसार अन्य व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया जाएगा, जिसको लेकर आज बोर्ड बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ा है, उसको देखते हुए जहां एक जो राहत की राशि थी, मुआवजे की राशि थी, सहायता राशि, उसको हमने 4 लाख से 5 लाख पिछले दिनों किया था, उसको अभी 6 लाख कर दिया है। और साथ ही साथ अब ये कैटेगरी नहीं रहेगी कि इस वन्य जीव के कारण से यहाँ पर हानि हुई है। अब कोई भी वन्य जीव होगा, कोई भी हमला होगा तो उसमें सहायता राशि दी जाएगी। और इसमें सो मोटो डिपार्टमेंट अपने आप ही संज्ञान लेगा, किसी को राहत राशि के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा और डिपार्टमेंट के लोग स्वयं जो है उस राशि को देने का काम करेंगे। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियों की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में दायित्व बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है और बीजेपी में जिलों की टीमें भी जल्द गठित होंगी। देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन होना है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है, उसमें आत्म मंथन करके विचार कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। हमारी सरकार ने 30% आरक्षण महिलाओं को मिले, इसके लिए बिल पारित किया है। मैं अपने यहाँ के अपने मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारी महिलाओं का ये अधिकार हक था, वो उनको मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बैठक के आयोजन में जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की, बैठक में प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख की व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनावों को लेकर के भी मंथन हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जब से संगठन की कमान मिली है उसके बाद ये पहली बैठक है और आज प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में ये बैठक हो रही है। लालकुआं में 137 दिन से धरने पर बैठे सेंचुरी पेपर मिल से
निकाले गए श्रमिकों ने आंदोलन किया है। आपको बता दें कि समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक सुमित्र देश पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और 10 दिन के अंदर मिल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाना चाहिए, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के नेतृत्व में 10 दिन बाद वो खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर सेंचुरी मिल के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। मामले में समाधान निकालने का श्री यशपाल आर्या जी द्वारा प्रयास किया गया था। श्री सुमित्र देश ने भी विधानसभा में उठाया था, लेकिन समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और उनसे कहा है कि आप मैनेजमेंट से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए और हमारी तरफ से तय है। 137 दिन से सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, और और प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है और हठधर्मिता पूर्वक उनके आवाज को दबाना चाहती है। बात जब सरहद की हिफाजत की हो तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना देवभूमि के युवाओं की पुरानी परंपरा रही है। भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMS से आज 314 कैडेट्स पास आउट होकर देश की सेना में अफसर बन गए हैं। पासिंग आउट परेड में अंतिम पग भरकर उत्तर प्रदेश के 51, हरियाणा के 30, उत्तराखंड के 29 कैडेट्स सेना में अफसर बने। आज 9 बजे बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी पासिंग आउट परेड की सलामी लेते नजर आए। इस दौरान 11 मित्र देशों के 30 कैडेट्स भी अंतिम पग भरकर अपने अपने देश की सेनाओं का हिस्सा बने हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। उत्तराखंड बीजेपी के सह प्रभारी रेखा वर्मा का कहना है कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए राज्य में महिला आरक्षण देना बेहद जरूरी था, तो वहीं धामी सरकार ने यह काम किया है, इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। देखिए 30% जो आरक्षण महिलाओं के लिए उत्तराखंड की पहल से हुआ है, यहाँ की जो प्रदेश की नौकरियाँ होंगी उन पर, सरकारी नौकरियों पर, उसके लिए पूरे महिला मोर्चा ने, सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया इस पहल के लिए। ने माननीय मुख्यमंत्री किया। इससे पहले भी जब महिला आरक्षण पे 30% आरक्षण पे विधानसभा में बिल पास हुआ था, उसी दिन पूरे उत्तराखंड में हमारी महिला मोर्चा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। सभी जिलों में हमने कार्यक्रम किए और हम दिल्ली चुनाव में थे, हम लोगों ने दिल्ली में ही उनका धन्यवाद किया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।